नमस्कार व्यूअर्स, आज सोसाइटी के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसके आंसर मैं करूंगा और इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और कौन इससे कम प्रभावित हैं। प्लीज अपना क्वेश्चन करिए। What is domestic violence as per your understanding? डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, घरेलू वायलेंस मीन्स हिंसा, मारपीट या किसी प्रकार का तोड़फोड़। तो डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे पहले घर के अंदर जो हमारा आपका समाज का जो आपका बायोलॉजिकल रिलेटिव होता है या आपका कोई सगा होता है, जो आपके रिलेशन में कोई दूर का होता है, वो अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का अगर कोई गलती करता है, उसके साथ हिंसा करता है, जो उसे फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिक ढंग से उसको प्रभावित करता है, उस चीज से उसे कष्ट होता है, समाज में, घर में, परिवार में रहने में उसे परेशानी होती है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, सेफ महसूस नहीं करता है, उसे हम कहते हैं घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या महिलाएं ही इससे ज्यादा इफेक्टेड है या पुरुष भी? दूसरा सवाल है, क्या सबसे ज्यादा महिलाएं हैं प्रभावित या जेंट्स भी इसमें प्रभावित होते हैं? एज पर माय व्यूज और जो लोगों को कहना है, जो मीडिया में आता है, बहुत सारी चीजें हैं, इसमें महिला, लेडीज, जेंट्स, पुरुष दोनों ही प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो महिलाएं हैं। हमारा देश बहुत घनी आबादी का देश है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो जेंडर का प्रोपोर्शन है वो लगभग 50-50 का है, जिसमें हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो पैट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान है। इसमें पुरुष का सबसे ज्यादा महत्व है और महिलाओं का कम महत्व है। महिलाएं अपना निर्णय नहीं ले सकती हैं, डिसीजन नहीं ले सकती हैं। जो कोई भी डिसीजन लेना हो, किसी प्रकार का कोई नया काम करना हो, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, या कोई ऐसा कार्य हो जो बाहर का हो, तो उसमें उनके घर के, उनके रिलेटिव्स जो जेंट्स होंगे, उनका उसमें सहमति आवश्यक है। इसीलिए महिलाएं यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उसका एक कारण और है कि महिलाओं के अंदर लिटरेसी, शिक्षा, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं समझती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। वो ये समझती हैं कि ये पुरुष का अधिकार है, पुरुष ऐसा करता है, ये उसके सक्षम प्राधिकार के अंदर आता है। वो ये समझती हैं कि जो भी कर रहा है पुरुष वो सही कर रहा है, क्योंकि महिलाओं से ज्यादा काबिल पुरुष है, उसके घर के जो जेंट्स हैं उससे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो बेचारी कम शिक्षित हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं। उन्हें यही पता नहीं लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो ये समझती हैं कि उनका हस्बैंड, उनका बेटा, उनका कोई और रिलेटिव जो डोमिनेट करता है उनके परिवार में, वो जो कुछ भी कर रहा है उनके हक में, उनके बच्चों के हक में, उनके परिवार के हक में सही कर रहा है। परंतु ऐसा नहीं होता है। महिलाओं को इस बात को
समझना पड़ेगा, उनको अपने आप को समझाना पड़ेगा, उनको अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा इन सब चीजों से कि जो उनके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ, इसके लिए उनको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और इसकी शिकायत जो सक्षम प्राधिकार है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Can you explain them some of the examples? एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं हमारे समाज में। जैसे किसी महिला के साथ अगर इस प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, उसका एक महिला थी जिनका नाम सोना देवी मान लीजिए। उस महिला की शादी हो जाती है, वो अपने शादी के बाद अपने परिवार में चली जाती हैं जहां उनका ससुराल है। ससुराल में उनकी जो सास हैं, जब वो बर्तन धोती हैं तो ये इल्जाम लगाती हैं कि तुम बर्तन धोकर हमारा डिश वॉश तुम बेकार कर रही हो। हमेशा उनको एक पैर पर खड़ी रखती हैं, उनको इवन खाना तक नहीं देती हैं। सोने का उनका टाइम 2 से 3 घंटे ही मिलता है। जब भी कोई काम हो अपनी बहू को उसमें झोंक देती हैं, उसके लिए उनको फोर्स करती हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे वो उनके घर के सदस्य नहीं हो, बल्कि वो किसी जगह से उनके लिए गुलामी करने के लिए लाई गई हो। उनका हस्बैंड है, वो क्या करता है, जब वो सोई हुई होती हैं उनके सिर के बाल काट देता है। बोलता है तुम्हारा सिर के बाल इतना बड़ा है कि शैम्पू ज्यादा खर्च होता है, इसलिए उनके सिर के बाल उन्होंने काट दिए। अब यह भी इल्जाम लगाती हैं उनकी सास, उनके जो इनलाज के पेरेंट्स हैं, वो इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे मायके वालों ने जितना दहेज हमें देने के लिए वादा किया था उतना दहेज हमें दिया नहीं, अतः तुमको उस दहेज की पूर्ति करनी पड़ेगी। उस महिला के द्वारा जब उसकी पूर्ति नहीं की जाती है तो उसे ससुराल वालों ने उसके ऊपर एसिड से अटैक कर दिया, एसिड से उसका फेस को जला दिया, उसको बर्बाद कर दिया। वो उदाहरण तो महिला का हो गया। एक जेंट्स का आपको उदाहरण देता हूं, जो नागपुर की घटना है। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज में भी फ्लैश हुआ है, न्यूज में भी आया है। लॉकडाउन के दौरान में उस लड़के की नौकरी चली जाती है, घर में अपनी मां और अपनी बहन के साथ रहता है। उसकी मां और बहन उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करती हैं, इतने ज्यादा ताने देती हैं कि बेचारा मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और इतनी बुरी तरह से वो परेशान होता है। लास्ट में उसने हेल्पलाइन पर फोन किया, फोन करके हेल्पलाइन पर उसने सहायता मांगी। वहां से आ करके उसको एक हॉस्टल में ले जाकर के रखा गया, जिसका खर्च एनजीओ के द्वारा उसको बियर किया जा रहा है। उसके बाद उस व्यक्ति को काउंसलिंग करी जाएगी ताकि वो कोई गलत काम न कर पाए, सही तरह से दोबारा अपने समाज, अपने परिवार, अपने घर से जुड़ जाए और भविष्य में अपने परिवार के लिए जैसे वो काम कर रहा था उस तरह से काम करता रहे। दूसरा एक और उदाहरण है पुरुष का, जो एक रेलवे का कर्मचारी है। उस कर्मचारी का तनख्वाह लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए है, लेकिन उस व्यक्ति को घर से सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता है, उसे कपड़े सही तरीके से नहीं दिए जाते हैं, उसके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया जाता है घर के परिवार के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। उसके पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिस पर उसका कोई हक नहीं है, जबकि वो महीना में 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको। लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार है
कि अपने लिए वो ठीक से खाने का बेचारा इंतजाम नहीं कर सकता है, अपने लिए रहने का इंतजाम नहीं कर सकता है, अपने लिए सही कपड़े नहीं खरीद सकता है, उसकी मानसिक स्थिति इस प्रकार से है जैसे लगता है वो विक्षिप्त होता जा रहा है, समाज से कटता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं पर होता है या सिर्फ जेंट्स पे होता है, दोनों पर होता है। फर्क यह है कि घरेलू हिंसा दोनों पर कहीं कम कहीं ज्यादा ये फर्क पड़ता है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, जो हमारे समाज का ढांचा है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। How can we eliminate this? डोमेस्टिक वायलेंस को एलिमिनेट करने के लिए समाज से, घर से, परिवार से सबसे पहले हम और हमें इस समाज को, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर होता क्या है। जिस चीज में वो रह रहे हैं, जिस चीज को वो सह रहे हैं, जिस चीज की वजह से उनकी मानसिक हालत खराब हो रही है, उस चीज को उनको समझना पड़ेगा, उनको काउंसलिंग करी जाएगी। जगह जगह पर ऐसे संस्था, ऐसे एनजीओज, ऐसे सरकार द्वारा कुछ काम किए जाएं जिसकी वजह से उनको यह समझ में आए कि जिस समाज में, जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है जो आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपके स्टेटस को सूट नहीं करता है, वो घरेलू हिंसा के अंदर भी आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि घरेलू हिंसा ही है, पर घरेलू हिंसा के अंदर भी आ सकता है। इस चीज को उनको समझने की जरूरत है। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कानून 1961 में 1961 में बनाया गया था, जिसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का नाम दिया गया, जिसके अंदर दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्राइम डिक्लेयर किया गया। जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 था, उसको और बोल्स्टर करने के लिए आईपीसी के अंदर 2 सेक्शन डाले गए, जो 498 और 304 बी। उसमें इस कानून को, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसको और बोल्स्टर करने के लिए ये 2 सेक्शंस 498 अल्फा एंड 304 ब्रेवो, इसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, ताकि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसको और बोल्ड किया जाए, बोल्स्टर किया जाए और मजबूत किया जाए और इंस्ट्रिजेंट किया जाए। उसके बाद एक कानून और बनाया गया, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का नाम दिया गया, जो 2005 में बनाया गया। इस कानून के तहत सबसे ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा दी गई, उनको एक ऐसा कानून का सहारा मुहैया किया गया जिसकी वजह से उनको ज्यादा सुरक्षा मिल सके। इसके अंदर जो फिजिकल वायलेंस होता है, चाहे वो इमोशनल हो, सेक्सुअल हो, इकोनॉमिक हो, किसी प्रकार का एब्यूज हो, उस चीज को उसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है। और इस कानून के तहत जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके तहत उनको और मजबूती प्रदान करी गई है, ताकि समाज में उनका जो स्टेटस है, उनके ऊपर जो हिंसा होती है, उनके ऊपर जो पुरुषों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, उसके खिलाफ वो बोल्ड हो सकती हैं और अपने आप को आगे ला सकती हैं, अपने आप को ये बता सकती हैं कि कानून भी हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ गलत नहीं कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि इस कानून का कुछ
कुछ महिलाओं ने बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी किया। कोई केस कंप्लेंट सेक्शन 498A के तहत आता है, उसे सबसे पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी के अंदर भेजा जाएगा और तब तक उस परपेट्रेटर या एवेटर को गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस जब तक फैमिली वेलफेयर कमेटी की तरफ से उनका रिकमेंडेशन, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। क्योंकि इस कानून का कुछ महिलाओं ने पुरुषों के प्रति, पुरुषों के खिलाफ बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। एक हथियार बना करके उनको परेशान किया गया है। अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जिसके अंदर जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस RF नरीमन ने कहा कि प्रेपेटर एंड एवेटर कैन बी बिवेन टू, और जो 498 के अंदर, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो एक शब्द था एडल्ट मैन, उस चीज को उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसकी वजह से कुछ महिलाएं इसको हथियार बना करके जेंट्स के बरखिलाफ, जेंट्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रही थी। क्योंकि इसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर लाकर देख सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए तो सारे कानून बन गए, उनको प्रोटेक्शन के लिए सारे कानून बन गए, पर जेंट्स के लिए कोई भी कानून नहीं था। अतः उपरोक्त जो कानून है, कानून में सुधार किए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वह जेंट्स के लिए भी एक राहत की बात रही, ताकि महिलाएं इसका दुरुपयोग न कर सकें। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है जिसकी वजह से एक सर्वे में, जिसको यूनिसेफ ग्लोबल रिपोर्ट ने तैयार किया था, उसके अनुसार 57% जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, और 53% जो लड़कियां हैं, वो ये सोचते हैं हस्बैंड इज जस्टिफाइड इन हिटिंग और बीटिंग हिज वाइफ। ये हमारी मेंटलिटी है। तो इस मेंटलिटी को, इस सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा और समाज में एक आदर्श पेश करना पड़ेगा कि किसी को सताना, किसी का शोषण करना, किसी को इनजस्टिस करना, किसी के साथ किसी को इकोनॉमिक रूप से कमजोर करना, किसी को सोविंग करना, किसी को हिट करना, किसी को बीटिंग करना, किसी को सोविंग करना, ये गलत है। आप ऐसा ना करें। और अगर आपकी नजर में ऐसी कोई घटना, दुर्घटना आती है, तो उस चीज को हाईलाइट करें, उस चीज को समाज के सामने लाएं, ताकि परपेट्रेटर और एवेटर जो भी हैं, उनको इन कानून के तहत, इन लेजिस्लेशन के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए और हमारा समाज एक स्वस्थ समाज हो, और हमारा जो समाज का जो ताना बाना है वो अच्छी प्रकार से बना रहे, और हम एक स्वस्थ वातावरण में सांस ले सके, हमारे बच्चे स्वस्थ वातावरण में पले बढ़े और समाज का भविष्य बने। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।